हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का राना केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट करना जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बीएससी फर्स्ट ईयर की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो पहली यूनिट है, क्योंकि मैंने अपने जो प्रीवियस लेक्चर डाले हैं बीएससी से रिलेटेड जो लेक्चर पढ़े हुए हैं उसमें सिलेबस की भी बात की है। आज हम बात करेंगे जो इनऑर्गेनिक की जो पहली यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। तो पहली यूनिट में कौन कौन से कंटेंट हैं वो आपके सामने हम लेके आए हुए हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो आपने 11th और 12th में पढ़ रखे हैं। 12th ना कह के 11th कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 11th में सारी चीज़ें आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं। तो आप देख रहे हैं कि पहली यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, इसकी हिंदी है परमाणु संरचना। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा है जो आपका 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? 9th क्लास से। तो इसकी हिंदी अगर लिखना चाहें, जो हिंदी प्रेमी स्टूडेंट्स हैं, तो हिंदी है इसकी परमाणु संरचना। क्या हिंदी है? परमाणु संरचना। ओके, तो इसी यूनिट में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हमको पढ़ना है, पहला तो पढ़ना है फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्योंकि देखिए, हम बात करेंगे इस यूनिट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहले मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कौन कौन से कंटेंट इसमें हमको पढ़ने हैं। ओके, तो सबसे पहले है कि एटम क्या है और एटम के फंडामेंटल पार्टिकल। क्लियर? तो इसमें लिखा है फंडामेंटल पार्टिकल्स। आप लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जिनको आप बोलते हैं परमाणु के मूल भौतिक कण। ओके, दूसरा जो है वो है वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। क्या है? वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। मैं जब ये इनको क्वेश्चंस 1 बाय 1 कराऊंगा तो मैं इनकी साथ में हिंदी भी बताते चलूंगा। तो सेकंड है वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। थर्ड है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। आपने इसको पढ़ रखा है 11th में, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। फोर्थ है ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैटर, यानी कि इलेक्ट्रॉन या पदार्थ की द्वैत प्रकृति। आपने पढ़ी होगी इसको, आपने 11th में ये इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति या पदार्थ की द्वैत प्रकृति, इसको आपने फिजिक्स में भी पढ़ रखा होगा। प्लांक्स को भी आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, क्योंकि 12th की जो आपकी मॉडर्न फिजिक्स है, उस मॉडर्न फिजिक्स में या कह सकते हैं जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, उसमें आपका जो चैप्टर है एटम, उस एटम में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी। तो वहीं पर हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट पे, ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैटर। उसके बाद हमारा जो पाँचवा है वो है डी ब्रोगली इक्वेशन एंड इट्स डेरिवेशन। यानी हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में, इन्हीं परीक्षाओं में जो हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हैं, इनमें ये क्वेश्चंस बहुत काफ़ी बार पूछा गया है। डी ब्रोगली इक्वेशन एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी डी ब्रोगली समीकरण क्या होती है और इसका सत्यापन कीजिए, यानी इसका प्रूफमेंट। ओके, और जो हमारा 6 नंबर का है वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या है? वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसी का ये पूरा लॉन्ग है, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी बड़ा सा हो गया है, बट मैं पढ़ दे रहा हूँ। वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ड्राइव डी ब्रोगली इक्वेशन एंड वेरीफाई इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई आपका ये डर्विसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ओके, ये जो आपका आपने पढ़ा होगा, इसको फिजिक्स में भी पढ़ा है। एक पूरा लॉन्ग है जो आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी रहेगा। जब इसको हम पढ़ाएंगे तो बहुत आपको आसान लगेगा, ये आपका बहुत आसान लगेगा। ये पूरा क्वेश्चंस है कि आपका इसकी जो हिंदी है वो आप चाहे सुन लीजिए। इलेक्ट्रॉन के तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का वर्णन। हिंदी क्या है? जो वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका हिंदी है इलेक्ट्रॉन के तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का वर्णन, डी ब्रोगली समीकरण की व्युत्पत्ति और उसका प्रायोगिक सत्यापन। तो ध्यान रखिएगा, ये डेविसन और जर्मन का एक एक्सपेरिमेंट है, उसने ये इसको प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन में ड्वेल नेचर होता है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए, केवल इसको इतना पेपर में आएगा, तो पेपर में केवल इतना आएगा, इतना, इस नाम से इतना पूछा जाएगा पेपर में, इतना आएगा कि वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में, इसको प्रूव करना होगा और इसका वेरिफिकेशन करना होगा। तो वेरिफिकेशन जो एक्सपेरिमेंटली है वो किस नाम से है, वो अलग से अगर देखा जाए तो जो मैंने रेड पेन से लिखा है वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ओके, उसके बाद जो आपका 8वां पॉइंट है, 8वें पॉइंट को आप देखिएगा,
8वें पॉइंट में क्या है आपका, हाइजेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी आपने पढ़ा होगा, हाइजेन की अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके बाद फिर आपका जो 9वां पॉइंट है इसमें है व्हाट इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ध्यान रखिएगा, ये जो ऊपर वाला जो आपका 6 नंबर का था, ध्यान रखिएगा जो आपका 6 नंबर का है ये भी आपका क्या है, लॉन्ग में, किसमें, ये लॉन्ग में, साथ साथ में आप इसको नोट भी करते रहिए। उसके बाद ये आपका जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये भी आपका क्या है, लॉन्ग, तो ये लॉन्ग में ही पूछे जाते हैं। तो व्हाट इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, ड्राइव इट, इसको ड्राइव करना होगा, एंड थ्रो लाइट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, यानी कहने का अर्थ है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को प्रूव करना होगा, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को प्रूव करने के बाद इसमें जो क्या बोलते हैं, इसको ड्राइव करने के बाद इसका जो साई और साई स्क्वायर है इसका आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताना है, इसका भौतिक महत्व क्या है। जब हम इसको ड्राइव कराएंगे तो इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल देंगे। इसके बाद आपका 10 नंबर पर है आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शंस, ये भी श्रोडिंगर से ही निकल के आते हैं ये पॉइंट। उसके बाद है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, फिर आपका जो 12 नंबर पे है वो 12 नंबर पर है व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, हाउ मैनी टाइप्स और दीज, तो ये भी आपका क्या है, एक तरह का ये भी लॉन्ग में है, तो ध्यान रखिएगा ये भी आपके लिए लॉन्ग है, लॉन्ग में आएगा, क्लियर। इसके बाद श्रोडिंगर, ये मैं रेड पेन से बार बार टिक कर रहा हूँ, ये भी आपका क्या आएगा, लॉन्ग में आएगा। तो आपका हो गया क्वांटम नंबर लॉन्ग के लिए, श्रोडिंगर लॉन्ग के लिए, और उसके बाद आपका जो वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है, क्या है आपका, वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है, ये वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट, वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ड्राइव डी ब्रोगली इक्वेशन एंड वेरीफाई एक्सपेरिमेंटल, जिसको आपका डेविसन और जर्मन ने इसको प्रूव किया था। तो ये ओवरऑल आप देख रहे हैं कि 3 लॉन्ग है। इसके अलावा शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन है, उसके बाद डी ब्रोगली इक्वेशन है, क्लियर, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है, ये आपके आएंगे शॉर्ट में, ओके। इसके बाद इस यूनिट में थोड़े से कंटेंट और हैं, इन पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बात करेंगे पहला है ऑर्बिटल वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें आपकी श्रोडिंगर से ही निकलेंगी। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, फिर है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, आपने इसको 11th में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा कि ऑर्बिटल्स क्या होती हैं और ऑर्बिटल की शेप, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ये आपने पढ़े होंगे, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल, ओके। उसके बाद आपने देख रहे होंगे पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी जो पाउली का अपवर्जन नियम है उस पर हमें बात करनी है। ये सारे शॉर्ट में आएंगे, ये शॉर्ट में काफ़ी बार पूछा गया है। इसके बाद फिर इसके नीचे अगर बात करें तो अफबाउ प्रिंसिपल, ये भी शॉर्ट में आएगा। इसके बाद मैं यहाँ एस लिख देता हूँ शॉर्ट में, क्लियर। उसके बाद हुंस रूल, ये भी शॉर्ट में पूछा जाता है, एस बना दिया मैंने। इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये एलिमेंट कभी कभार दे दिए जाते हैं एक्सेप्शनल वाले, जैसे अपवाद वाले, जैसे क्रोमियम है, कॉपर है, और पूछ लेता है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। इसके बाद 21 पर है व्हाट डू मीन बाय स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, यानी कहने का अर्थ है कि जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं ये ज़्यादा स्टेबल क्यों होती हैं, जैसे पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो या पी में 3 इलेक्ट्रॉन हो, अगर ऐसा है तो वो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल की कैटेगरी में चला जाता। कहाँ चला जाता है ये मोस्ट स्टेबल माना जाता। क्यों माना जाता है, इसके मैं बहुत सारे रीजन आपको बताऊंगा। उसके बाद लास्ट आपका है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसके साथ साथ हम इसमें और भी 1-2 कंटेंट पढ़ा देंगे, जैसे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिखाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले इसमें जो हम बात करने जा रहे हैं इस यूनिट में, सबसे पहले बात करेंगे कि एटम क्या है और उस एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं। हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे कंटेंट देख लिए थे कि हम लोगों को पार्ट 1 में, यानी कि पार्ट 1 का जो इनऑर्गेनिक पेपर है इसमें हम फर्स्ट यूनिट जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें ये 22 कंटेंट पढ़ने। इसका जो पहला कंटेंट है वो फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल की हिंदी आप सब लोग जानते हैं मूल भौतिक कण। हिंदी क्या है इसकी, मूल भौतिक कण। हिंदी क्या है इसकी, मूल भौतिक कण।
आपने इसको 9 से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर 9th क्लास से ही आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी में हम बात करेंगे फंडामेंटल पार्टिकल से पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको एटम के बारे में बता दिया जाए, क्योंकि एटम का इतिहास भी लगभग 200-300 साल पुराना है, काफ़ी लोगों ने इस पर काम किया है। तो हम कुछ पुरानी चीज़ें और कुछ नई चीज़ें देखेंगे, और मैंने इसको कंबाइन फॉर्म में आपके लिए तैयार किया है। तो आइए देखते हैं एटम के बारे में। तो मेरे पास एटम से रिलेटेड एक हिस्ट्री है जो मैंने इसको कलेक्टिव फॉर्म में इकट्ठा लिखा है आपके लिए। तो एटम के बारे में बात करें कि ग्रीक वर्ड का जो ग्रीक लैंग्वेज है, भाषा, उसका शब्द है। इस एटम का अर्थ होता है ना काटे जाने वाला, नॉन डिविजिबल, जिसको काटा ना जा सके, ओके। लेकिन अगर बात की जाए इंडिया में, तो इंडियन फिलोसफर एक था कणाद, सुना होगा आपने, वो एक इंडियन फिलोसफर थे। तो उन्होंने कहा था कि पूरी कायनात, ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड, ये जो पदार्थ जो चारों ओर दिख रहा है, मटेरियल, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और ये छोटे छोटे कण का नाम उन्होंने जो रखा था वो रखा था परमाणु, ओके, परमाणु रखा था। जब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने परमाणु नहीं कहा, क्योंकि परमाणु हिंदी का शब्द है जो इंडियन फिलोसफर कणाद ने बोला था। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो 1808 में आई थी, तो इसने कहा था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। सीधा लिखा है यहाँ पे, आप लोग देखिएगा, मैंने लिखा है कि 100 वर्षों तक कायम रही ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो कि 1808 में दी गई थी। और इसमें बताया गया कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है। शुरू से ही 1808 से पहले भी यही चलता रहा कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। जो इंडियन फिलोसफर था उसने केवल यही बात कही थी कि ये पूरी दुनिया, ये जो पदार्थ है, ये छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है, और उन कणों को परमाणु कहा। बस इतनी बात उन्होंने कह दी। इसके बाद जो 1808 में जो थ्योरी है डाल्टन्स, उस डाल्टन्स ने भी यही बात कही थी कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। और डाल्टन्स ने अपनी थ्योरी के बेस पर 3 नियम भी दिए थे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसको लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहा जाता है। स्थिर संघटन का नियम, जिसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहा जाता है। और तीसरा दिया था गुणित अनुपात का नियम, जिसे बोला गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ओके। इसके बाद एक कहानी चलती रही 100 वर्षों तक। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, आपको दिख रहा होगा, एक कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट हुआ था। और इस कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से एक कण की खोज हुई थी, जिस कण को इलेक्ट्रॉन कहा गया था। और इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी 1897 में। कब हुई थी? 1897 में हुई थी। इसके बाद फिर एक दूसरी डिस्कवरी हुई थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन 1919 में, और उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन 1932 में। तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद हमारे 3 डिस्कवरी हुई। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसके बेस पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुई। इन डिस्कवरी से, इन खोजों से ये सिद्ध हो गया कि जो परमाणु है, जो डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन इन एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ कि नहीं, पदार्थ के अंदर क्या है? सूक्ष्मतम कण हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं। उन पार्टिकल्स को, उन कणों को परमाणु कहा। और अब वो परमाणु भी 3 कणों से मिलकर बने हैं। उन कणों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा। तो इन डिस्कवरी से ये क्लियर हुआ कि नहीं, परमाणु भी तोड़ा जा सकता है। और परमाणु के 3 पार्टिकल्स मिले, जिनको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा। तो इन डिस्कवरी से इतना क्लियर हो चुका कि नहीं, परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना है। तो लिखा है कि इन खोजों से एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स मिले। तो इन डिस्कवरी से क्लियर हो गया कि नहीं, एटम जो है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है, ओके। इसके अलावा और भी पार्टिकल्स हैं, उनकी भी चर्चा नहीं करेंगे, हम 3 मूल कण ही ले रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, यहीं से अब क्या हुआ, एटॉमिक मॉडल बनना शुरू हुए। मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, सारा कलेक्टिव फॉर्म में मैंने लिख रखा है, क्लियर। आप चाहें तो ये 11th क्लास की जो NCERT बुक्स है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद एटॉमिक मॉडल बनना शुरू हुए। और सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो आपका दिया था आपका टॉमसन ने, टॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसको वाटरमेलन मॉडल या पम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, ठीक। इसको तरबूज मॉडल, जिसको हिंदी में
कहा गया। ये सबसे पहले मॉडल दिया था, डेट याद रखिए 1904 में। यानी सबसे पहला पूछा जाता है कि व्हाट इज द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, व्हाट इज द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, कौन सा, यानी कि आपका पहला एटॉमिक मॉडल कौन सा था, क्लियर, या उसका क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल। तो ध्यान रखिएगा ये जो पहला मॉडल था वो आपका वाटर मेलन मॉडल या पम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ये 1904 में दिया था। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो 11th क्लास में जाइए, क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, केवल आपको एक रफ आइडिया दे रहे हैं। इसके बाद फिर इसी बीच 1910 में 10 के आसपास आर.के. मुल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ। इस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की बात हुई। इसके बाद फिर रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ। देखिएगा इसके बाद क्या हुआ, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ। इस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस 1911, डेट को ध्यान रखिएगा। यानी आपका जो थॉमसन का मॉडल था 1904 में, उसके बाद ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ और उसके बाद रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ, एटम के अंदर क्या हुआ, एटम के अंदर एक ऐसा पार्ट मिला जिसको क्या कहा गया, जिसको बोला गया न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में नाभिक बोलते हैं। ये 1911 में मिला। इसके बाद क्या हुआ कि इसी बीच ये जो रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया था, न्यूक्लियर मॉडल दिया था, इस न्यूक्लियर मॉडल से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ कि इससे पहले अगर बात करें, मैं यहाँ पे जो मैं सर्किल में खींच रहा हूँ, ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का उदय 1901 में हुआ था। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी 1901 में हुई थी। लेकिन ये जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, रदरफोर्ड का मॉडल था, इसमें बहुत सारी कमियाँ थीं। इसमें क्या थी, बहुत सारी कमियाँ थीं। तो क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक था नील बोहर। कौन वैज्ञानिक था, एक नील बोहर, मैं इसको सर्किल में खींच रहा हूँ, एक वैज्ञानिक नील बोहर था। नील बोहर ने क्या किया कि रदरफोर्ड के मॉडल में जो ड्रॉबैक थी, जो कमियां थी, उन कमियों को प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से दूर किया। मेरी बात को ज़रा समझिएगा कि जो वैज्ञानिक नील बोहर था, इसने भी ये जो सारी बात हो रही है, ये सारी बात एटम के ही पीछे हो रही है कि एटम की एक्चुअल फिगर क्या है। मेरी बात समझिए। और ये सारा मैं आपको क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ कि पुरानी जो थ्योरी थी वो आपकी क्या थी, और पुरानी थ्योरी में वैज्ञानिकों ने एटम के बारे में क्या पिक्चर इमेज की, यानी उसका जो इमेजिनेशन किया, एटम के बारे में उन्होंने क्या सोचा, क्या अपने विचार दिए, वो सारी अलग अलग बातें हो रही हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो रदरफोर्ड ने जो कमियां, उनके मॉडल में जो कमियां थीं, उसको नील बोहर ने क्या किया, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो 1901 में दी थी, तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को आधार मानकर नील बोहर ने क्या किया, एक नया मॉडल दिया। इस मॉडल को प्लेटनरी मॉडल भी कहा जाता है। ये मॉडल 1913 में दिया था, जिसको कहा गया था बोहर मॉडल फॉर द हाइड्रोजन एटम। ओके, इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद 1919 में समरफील्ड ने एक एटॉमिक मॉडल दिया। मेरी बात को जरा देखिए, मैंने सारे कलेक्टिव फॉर्म में इसीलिए लिखा कि जिससे आप सारी चीज़ें एक बार रिमाइंडर हो जाएं। देखिए इनके बारे में, इनकी हिस्ट्री आप पढ़े हैं 11th क्लास में, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक की एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो पहली यूनिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो पहली यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी। लेकिन हम आपको एक रफ आइडिया दे रहे हैं जिससे सारी चीज़ें जो आपकी छूटी हुई हैं वो केवल एक बार आपको याद आ जाएं। ओके, क्योंकि ये आपका ग्रेजुएशन लेवल की केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार याद दिलवा रहे हैं। तो इसके बाद जो बोहर मॉडल आया, बोहर मॉडल के बाद फिर इसमें जो ड्रॉबैक थी, जो कमियां थी, वो आपकी समरफील्ड ने दूर की, ये 1919 में। इसके बाद क्या हुआ, ये सारा ये चलता रहा। इसके बाद अब जो अगली एंट्री हुई वो हुई थी आपकी क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री की या क्वांटम मैकेनिक्स की। देखिए फिर क्या हुई, मैंने लिखा फिर एंट्री हुई क्वांटम मैकेनिक्स की। क्लियर, फिर एंट्री किसकी हुई, क्वांटम मैकेनिक्स की एंट्री हुई। और क्वांटम मैकेनिक्स क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। क्वांटम मैकेनिक्स मानता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लासिकल जो है पुराना जो कॉन्सेप्ट, पुराना थ्योरी है, पुराना थ्योरी कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक कण है, जबकि
क्वांटम थ्योरी या क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स कहता नहीं, इलेक्ट्रॉन के अंदर डुअल नेचर है। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के नेचर रखता है, पार्टिकल नेचर रखता है और वेव नेचर रखता है। उसके अंदर तरंग का भी गुण है, उसके अंदर कण का भी गुण है। ओके, तो इसी के क्रम में जब क्वांटम मैकेनिक्स की एंट्री हुई तो डी ब्रोंगली, इसमें डी ब्रोंगली, इसको डी ब्रॉय भी कहा जाता है, इसका कुछ लोग डी ब्रॉय भी बोलते हैं, हम डी ब्रोंगली बोलेंगे। तो डी ब्रोंगली ने क्या किया, 1924 में वेव पार्टिकल डुअलिटी थ्योरी, यानी कह सकते हैं कि वेव का यानी कि इलेक्ट्रॉन के अंदर डुअल नेचर होता है, इसके बारे में उन्होंने 1924 में बात की। इसके बाद फिर अरविंद श्रोडिंगर आए, उन्होंने ये 1926 में अपनी एक इक्वेशन दी, 1926 में एक इक्वेशन दी, और वो इक्वेशन इतनी अच्छी थी, उस इक्वेशन से बहुत सारी चीज़ें निकली। ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट निकला, क्वांटम नंबर्स निकली, तमाम सारी चीज़ें उससे ड्राइव हुई, और इसीलिए इनको श्रोडिंगर को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। इसके बाद फिर 1927 में हाइजन ने भी अपना प्रिंसिपल दिया। तो ये कुछ एटम के बारे में मैंने थोड़ी सी एक हिस्ट्री, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों ने इसको पढ़ा हो, ठीक है, तो जो मुझे डाटा मिला वो मैंने डाटा इकट्ठा करके आपके सामने ये रिप्रेजेंट किया कि एटम के बारे में मैंने ये कुछ हद तक आपको एटम के बारे में बताया। ओके, अब हम बात करेंगे आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स की। ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि फंडामेंटल पार्टिकल्स, चूँकि आपने फंडामेंटल पार्टिकल्स को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो अभी मैंने जिक्र भी किया है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स होते क्या हैं, तो उन्हीं पर हम दोबारा बात करेंगे। हमने एटम के बारे में जान लिया कि जो एटम है, एटम का कुछ मैंने आपको हिस्ट्री बताया, जो 200-300 साल पुराना हिस्ट्री है, ठीक है, तो आपने उसके बारे में थोड़ा सा रफ आइडिया लिया है। अब कुछ हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करते हैं। आप जानते हैं कि जो एटम है, तो आइए थोड़ा सा इसको फटाफट, क्योंकि ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी एटम, और इस एटम में 3 मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आज से एक दिमाग में एक चीज़ ये बैठा लीजिए कि जो एटम होता है वो 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। 3 मूल भौतिक कण होते हैं जिनको फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है, जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, जो इसका आपने पिक्चर भी देखा होगा कि इसके अंदर क्या होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होती है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विभिन्न ऑर्बिट्स में, विभिन्न कक्षाओं में, डिफरेंट सेल में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा कि एटम के अंदर क्या होती है, एक न्यूक्लियस होती है और उसके चारों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विभिन्न कक्षाओं में गति करते हैं। ये जो आपकी सेल होती हैं, इनको सेल कहते हैं, इन्हीं को ऑर्बिट भी कहा जाता है, ऑर्बिटल नहीं ऑर्बिट, इन्हीं को एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, एनर्जी लेवल्स। ओके, इनमें कौन रहते हैं, इनमें रहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस के अंदर 2 लोग रहते हैं, कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एक बड़ी सी पिक्चर दिमाग में बैठाल कर रखिए कि एटम 3 मूल कणों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्लियर? ये हम आपको ओल्ड कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, ये आपको क्लासिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, जो बोहर ने या उससे पहले रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिए थे, उस मॉडल के अकॉर्डिंग कहा था कि न्यूक्लियस के चारों विभिन्न कक्षाएं होती हैं, उनके रास्ते होते हैं, उन रास्ताओं में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। ओके, थोड़ा सा और हम इसी में ऐड करना चाहते हैं, आइडिया करना चाहते हैं कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 प्रकार के क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी तक हमें यही जानकारी थी कि पदार्थ होता है और पदार्थ जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और ये जो छोटे छोटे कण होते हैं, इन छोटे छोटे कणों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते हैं, इनकी पिक्चर क्या है, एटम की पिक्चर ये होती है, इसको कहेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये एटम की पिक्चर है। एटम की पिक्चर क्या है, सेंटर में क्या है, इसका सेंट्रल पार्ट होता है जिसको आप लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाती है न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, नाविक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाविक कहते हैं। इस नाविक के चारों ओर
बाहर कौन रहते हैं, बाहर रहते हैं इलेक्ट्रॉन, और इस न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आज इसी में थोड़ा सा और अपनी नॉलेज, अपने दिमाग में चीज़ें और बढ़ा लीजिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं ये भी बने होते हैं, यानी ये जो इनका जो निर्माण है ये होता है, ये क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी शायद जो लोगों को जानकारी है बहुत अच्छी बात है, जिनको जानकारी नहीं है तो वो अपडेट हो जाएं कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बने हैं। वो किन से मिलकर बने हैं, क्वार्क्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने लिखा कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दो प्रकार के क्वार्क से मिलकर बनते हैं। क्योंकि क्वार्क कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अप क्वार्क, डाउन, अप डाउन, टॉप बॉटम, स्ट्रॉन्ग और चार्म, STRANG, स्ट्रॉन्ग और चार्म, ये आपके 6 क्वार्क्स होते हैं। और इन 6 क्वार्क्स में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिनसे मिलकर बना है मैं उनकी बात करने जा रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, जो प्रोटॉन है ये 3 प्रकार के क्वार्क से मिलकर बना होता है, और ये न्यूट्रॉन जो होता है ये आपके ये जो प्रोटॉन होता है ये 2 प्रकार के क्वार्क से मिलकर बना होता है, और न्यूट्रॉन भी 2 प्रकार के क्वार्क से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से जरा देखिए। प्रोटॉन के अंदर जो क्वार्क्स हैं वो आपके दो आपके क्वार्क्स हैं अप वाले, और एक है डाउन वाला। तो ध्यान रखिएगा, जो अप क्वार्क्स होता है इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, +2/3 और +2/3, और डाउन पर कितना होता है, -1/3। ओके। उसके बाद जो न्यूट्रॉन होता है इसके अंदर क्वार्क्स मिलते हैं, वो आपके मिलते हैं 2 डाउन मिलते हैं, यानी कि डाउन क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स, और एक अप क्वार्क होता है। तो जो डाउन क्वार्क होता है इस पर कितना चार्ज होता है, -1/3, -1/3, और अप क्वार्क होता है इसके ऊपर कितना होता है, +2/3। तो मैंने कहा कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन 2 प्रकार के क्वार्क से मिलकर बना। 2 प्रकार का कहने का अर्थ है कि इसके अंदर भी 2 प्रकार के होते हैं, अप और डाउन, और इसके अंदर भी अप और डाउन होते हैं। लेकिन कहने का अर्थ है कि प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क मिलते हैं और एक डाउन, और न्यूट्रॉन के अंदर 2 डाउन क्वार्क्स और एक अप। ओके। अब इनका टोटल चार्ज अगर आप जोड़ो तो देखिए प्रोटॉन पर टोटल चार्ज कितना होता है। आप जानते हैं प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो अगर हम जोड़ें चार्ज कितना हो जाएगा, +2/3 और -1/3। ओके। तो कितना हो जाएगा, 3 LCM हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 2 और -1, तो कितना हो जाएगा, ये 4 में से 1 गया, कितना हो गया, 3/3 कैंसिल हो गया, कितना आ रहा, 1 आ रहा। ऐसे न्यूट्रॉन पे देखते हैं, -1/3, -1/3 और +2/3। इसको हल करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये इसको ऐड करिएगा, -2/3 और +2/3 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 0। तो ओवरऑल ये कहीं आने वाला नहीं है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, ना कहीं कोई, बस ये केवल आप एक नॉलेज के लिए दिमाग में रखो कि नहीं यार, हमारे जो एटम है अभी तक क्या था हमारे दिमाग में, अभी तक दिमाग में था कि पदार्थ को तोड़ते चले जाओ, सबसे छोटी जो यूनिट मिलेगी, सबसे छोटा जो कण मिलेगा वो क्या होगा, एटम एटम होगा। और उस एटम को ब्रेक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको 3 पार्टिकल मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, इसके आगे अब नई जानकारी क्या मिली कि नहीं, ये जो आपके पार्टिकल्स हैं ये भी किन्हीं से मिलकर बने होते हैं। वो किन से मिलकर बने होते हैं, क्वार्क्स। तो दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये 6 प्रकार के क्वार्क्स होते हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्लियर। और ये जो क्वार्क्स हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क्स और एक अप क्वार्क से मिलकर बना होता है। तो अभी तक मैंने आपको एटम के बारे में एक आइडिया दिया कि एटम क्या है और एटम की हिस्ट्री क्या है। लेकिन जो हमें तो पढ़ने वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारे इनऑर्गेनिक के जो बोर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो हमारे बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में, वो क्वेश्चंस क्या होंगे, तो उन पर हम बात करेंगे। तो ये हम सबसे पहले अब वो स्टार्ट करेंगे, वो आपको पढ़ाएंगे वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम की।